देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। 15 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। Deleting the requirement of disclosing the particulars of contributions made to political parties is unconstitutional for the following reasons. और ये होते ही सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने एकदम से मोदी और बीजेपी को बैश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास किया था वो कंप्लीटली इलीगल, एक बहुत बड़ा स्कैम है। इनफैक्ट ये कई सारे घोटालों का एक पूरा गुच्छा है जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही हजारों करोड़ रुपयों का फायदा मिल रहा है, जो उन्हें 2024 के इलेक्शंस में एक अनफेयर एडवांटेज देगा। अब ऑपोजिशन ने इस मामले में कई मुख्य आरोप लगाए हैं, जैसे आरोप नंबर 1, बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ऑपोजिशन की ही फंडिंग को रोक रही है, उनके हाथ काट रही है। खुद कांग्रेस ने यह एलिगेशन लगाया कि बीजेपी ने उनके अकाउंट्स तक को फ्रीज करके रख दिया और अब तो उनके पास अपने पार्टी वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तो इलेक्शन ऐसे हालत में खाक कंपीट कर पाएंगे। We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. लेकिन ऑन दी अदर हैंड पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम में डोनेट हुए पैसों में से 60% अमाउंट तो अकेले बीजेपी को ही मिला है और बाकी का 40% दूसरे सभी पार्टीज को कंबाइंड मिलाकर। हाउ अनफेयर इज दैट, राइट? अब दूसरा मेजर एलिगेशन है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असल में चंदा दो और धंधा लो वाली स्कीम है। मतलब सरकार इस स्कीम से आम इंसान के टैक्स को लूट कर बड़े अरबपतियों की जेबें भर रही है। चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। अब इसे एक ही फेमस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो नवा युगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे, जिसके बदले में नवा युगा इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने उत्तर काशी टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बट इन टर्न नवा युगा ने ऐसी घटिया क्वालिटी का काम किया जिससे वो टनल कुछ ही सालों में कोलैप्स कर गया। Now, rescue workers in India's Uttarakhand sent in medicines to the over 40 people trapped in a collapsed road tunnel they were building. मतलब बीजेपी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से ऐसे इनकॉम्पिटेंट कंपनीज को काम दे रही है, टेंडर्स दिला रही है जो कि ऐसे लो क्वालिटी का काम कर रहे हैं, और उन्हें टेंडर सिर्फ इसीलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी को पैसे डोनेट कर रहे हैं। यानी कि क्लियरली लेन देन वाली पॉलिटिक्स चालू है यहां पर। अब तीसरा मुख्य एलिगेशन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी काला बाजारी यानी कि ब्लैक मनी को बढ़ा रही है और उल्टा एक एक्सटॉर्शन रैकेट तक चला रही है, जिससे कंपनीज को धमकाया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी को पैसे डोनेट नहीं करेंगे तो उनके पीछे ईडी या सीबीआई बढ़ जाएगी। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। अब इसे बेहतर समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। समझो अडानी ने अगर कांग्रेस को पैसे दिए और बीजेपी को डोनेट नहीं किया तो बीजेपी ईडी या सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज को भेजकर अडानी को ब्लैकमेल कर सकती है कि हमें भी डोनेशन दो। और ऑपोजिशन का एक क्लियर दावा है कि बीजेपी ऐसा कर रही है। बट ये तो अब तक हमने बात की ऑपोजिशन के दावों की। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट तो इसका बिल्कुल उल्टा कह रही है। करंट गवर्नमेंट के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद से काला बाजारी एकदम से बंद हो गई, जो कि पहले कांग्रेस के इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ चढ़कर हो रही थी। उल्टा उनका कहना है कि आज इस सिस्टम की वजह से बीजेपी ने डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी ला ली है सभी के लिए। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। अब दूसरा बड़ा काउंटर जो करंट गवर्नमेंट दे रही है वो ये कह रही है कि जब ये लॉ 2017 में पार्लियामेंट से पास हुआ था तब ये इकलौता ऐसा लॉ था जिसमें सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक हो गए थे और किसी ने भी इस लॉ का विद्रोह नहीं किया। इनफैक्ट ये लॉ फुल मेजॉरिटी में पास हुआ था, सबकी सहमति और सबकी रजामंदी से। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर और उन्होंने देखा कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो वो सभी पार्टीज पलट गए, उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। और आज भी आप माहौल देख रहे होंगे, हर जगह पर यही छाया हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी गवर्नमेंट के साइड से एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। सो आखिर सच्चाई क्या है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाकई में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है? और क्या इसका मतलब यह है कि हम जिसे चाहे वोट कर ले, किसी भी पार्टी की सरकार आए, पर देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस तो ये बड़े बिजनेसमैन ही लेते हैं। हमारा वोट तो सिर्फ उंगलियों में इंक लगाने तक ही वैलिड है, क्योंकि जैसे आपने देखा सभी पार्टीज ने मिलकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम को पार्लियामेंट में पास किया। एंड एट लास्ट आखिर कौन से साइड का पलड़ा भारी है, बीजेपी या ऑपोजिशन?
वेल, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब देश में इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं और ऐसे टाइम पर काफी फेक मीडिया आउटलेट्स और आजकल तो कई यूट्यूबर्स भी एकदम से एक्टिवेट हो गए और डेटा और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको डरा देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आप जिस भी साइड को सपोर्ट करते हो, हाई चांसेस है कि आपके सामने सोशल मीडिया वैसे ही वीडियोस को पुश करेगा जो आपके पर्सपेक्टिव को बैक करे, जिससे आपको दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव कभी दिखता ही नहीं है। लेकिन हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि हम दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखें ताकि आप खुद से लॉजिकली सोचकर डिसाइड करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है या गलत। बिकॉज आफ्टर ऑल आज के सोशल मीडिया और प्रोपोगेंडा से भरे दुनिया में हर एक देश के नागरिक को रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। रैशनल थिंकिंग लाने के लिए आपके पास बेसिकली दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए और फिर उन दोनों साइड के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके उनके फैक्ट्स को टेस्ट करके आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ही क्या और इसे लाया क्यों गया था। सो इस एक्ट को लाने का सबसे मेजर रीजन था इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम। इसे 2012 में यूपीए सरकार ने इलेक्शन फंडिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाया था। अब इस पुराने सिस्टम में डोनेशंस कुछ इस तरह से दिए जाते थे। मान लो पर्सन ए या फिर कंपनी ए कांग्रेस सपोर्टर है जिसे उस पार्टी को फंडिंग देनी है, तो पहले वो अपना कोई भी XYZ ट्रस्ट बनाएगा और फिर उसमें 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करेगा। जो पैसे फिर वो ट्रस्ट कांग्रेस को देगा। एंड इन मोस्ट केसेस सिर्फ एक पर्सन या कंपनी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ही ट्रस्ट में डिपॉजिट करती थी। लेकिन इस सिस्टम में 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ब्लैक मनी। इस सिस्टम में पैसों का डिपॉजिशन कैश में भी अलाउड था और इसीलिए ज्यादातर कंपनीज अपना ब्लैक मनी व्हाइट या लीगल बनाने के लिए ट्रस्ट में पैसे डाल रही थी। मतलब समझो जैसे मंदिर में होता है, क्योंकि मंदिर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंटिटी है, उसकी दान पेटी में एक बार चंदा डल गया तो वो व्हाइट मनी बन जाएगा और सेम ही यहां पर हो रहा था इस ट्रस्ट के थ्रू भी। दूसरा मुख्य प्रॉब्लम था नो सेफ्टी फॉर डोनर। अब क्योंकि ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी होती है, उसे डोनर का रिकॉर्ड और पाई का हिसाब दिखाने के लिए एक बैलेंस शीट को मेंटेन करना पड़ता है और आरटीआई फाइल करके कोई भी ये जान सकता था कि किस डोनर ने किस पार्टी को फंड किया है। इन शॉर्ट, डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस नहीं थी, जिससे उसे जान का भी खतरा हो सकता था। अब इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्लियामेंट में पास किया गया, जो आई रिपीट सभी पार्टीज की रजामंदी से हुआ था, जिसके बाद इस न्यू सिस्टम ने ओल्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। सो नाउ यू नो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर आया ही क्यों गया था और कैसे लाया गया। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स असल में होते ही क्या है। वेल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स असल में कुछ नहीं, बस कागज का टुकड़ा होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आप गेम जोन्स में जाकर गेम्स तो खेलते ही होंगे, तो सोचो आप गेम जोन में गए, वहां पर आपने पैसे देकर कुछ टिकट्स खरीदे, फिर आपने कुछ टिकट से एयर हॉकी खेला, कुछ टिकट से बॉलिंग खेला, तो कुछ टिकट से बम्पर कार्स खेला। एग्जैक्टली ऐसा ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ भी है। बस यहां पर समझ लो, अगर आप किसी पार्टी को फंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाओगे SBI ब्रांच में। वहां पर आप अपने हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो और फिर उसे अपनी मन पसंदीदा पार्टी के ऑफिस में सबमिट कर सकते हो और फिर उस पार्टी के पास 15 दिन का समय होता है उस पैसे को रिडीम या एनकैश कराने का और इसी लीगल तरीके से आपके पैसे एज अ फंड लीगली पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस सिंपल से न्यू प्रोसेस से जो पुराने वाले इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम में क्रिएट हो रही प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स हो जा रही थी और इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था। जैसे पहला प्रॉब्लम डोनर की सेफ्टी का, अब पहले जो ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रस्ट के थ्रू हो रहे थे वो अब सिर्फ और सिर्फ SBI के थ्रू होंगे। सो इसका मतलब अब कोई भी पर्सन या ऑपोजिशन पार्टी RTI फाइल करके SBI का बैलेंस शीट चेक करके डोनर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। मतलब अब डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस और सेफ रहेगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो था इलीगल मनी और ट्रांसपेरेंसी का, वो इस तरीके से फिक्स हो रहा था कि जो ट्रांजैक्शन पहले किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन कैश या गिफ्ट या इवन ज्वेलरी से होता था, उसे चेंज करके सिर्फ और सिर्फ चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर दिया गया। यानी कि अब से कोई भी इंसान कैश से डोनेशन नहीं दे सकता था। सो यहां पर ब्लैक का व्हाइट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया था।
और बस इसीलिए ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया और 2018 से 2024 तक मतलब 6 सालों तक चला। लेकिन फिर 2024 में इलेक्शन से जस्ट पहले सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी यानी कि इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी केस करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलीगल है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है, सिर्फ 2 रीजंस की वजह से। पहला, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन। पार्टीज के फंडिंग सोर्सेस सिर्फ ऑपोजिशन नहीं बल्कि आम जनता भी नहीं देख पा रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग की लिस्ट को पब्लिक करवाकर सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को देश की पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर रखा। सेकेंड, क्विड प्रो क्वो कॉन्सेप्ट। इस फ्रेंच टर्म का मतलब है समथिंग फॉर समथिंग यानी लेन देन वाली पॉलिटिक्स, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है नवायुग इंजीनियरिंग केस, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि लेन देन वाली पॉलिटिक्स हर कोई करता है और यह हमेशा से होती आई है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के पॉलिटिक्स में भी। अगर लड़ाई ही कीचड़ में है तो सभी को कीचड़ में ही उतरना पड़ेगा। सो मुख्य सवाल यहां पर यह आता है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में आप एज अ वोटर, एज अ सिटीजन क्या कर सकते हो? एंड द आंसर इज सिंपल। आपको बस एक सवाल खुद से पूछना है कि आखिर किस पार्टी ने इस मर्की सिस्टम में भी रहकर ज्यादा डेवलपमेंट किया है। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से सर्च करना, डेटा निकालना, स्टडी करना और उसके बाद ही अपना बहुमूल्य वोट किसी को देना। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके एरिया में कौन सी पार्टी है और उनके आने के बाद से आपके एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का और पॉलिसीज का भी। अब फ्रेंड्स, रियलिटी ये है और आई नो आप सभी लोग एग्री करोगे, इवन आई ऑल्सो एग्री, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू इंफॉर्मेशन के राइट को अपहेल्ड किया और इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ उसने क्विड प्रो क्वो यानी कि दलाली वाला धंधा भी यहां पर रोक दिया। सो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहां पर बिल्कुल सही है। बट अगर हम पॉलिटिकल साइड में देखें तो एट प्रेजेंट जो पुराने पॉलिटिकल इश्यूज थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, वो तो और भी ज्यादा उलझ गए। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अब तक कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन नहीं मिला और ये सब हो रहा है तब जब 2024 इलेक्शंस बिल्कुल सर पर है। अब ऐसे में जस्ट थिंक अबाउट इट, एनोनिमस फंडिंग्स और ब्लैक मनी के पंप होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। पुराने लॉ में एटलीस्ट हमारे पास कोई डेटा तो था। इनफैक्ट आज हम उस डेटा पर भी इसीलिए बात कर पाए क्योंकि हमारे पास पिछले 3-4 सालों के पॉलिटिकल फंडिंग्स का रिकॉर्ड था। बट अब कौन सी पार्टी को कहां से कितने पैसे आ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं होगा। फॉरेन से अंधाधुंध काला पैसा इंडिया में पंप हो सकता है जिससे काफी इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगे। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मी, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस इशू को सॉल्व करने के बजाय सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने में लग गई है। और मेरे हिसाब से जब तक इस देश की जनता सिर्फ एजुकेटेड नहीं बल्कि सही में अवेयर नहीं होती, इन टैक्टिक्स को लेकर ये सारे पॉलिटिशियंस हमें अपने फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करते ही रहेंगे। So this is the situation as of now. This is the reality. इलेक्शन से पहले हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कोई बेहतर सिस्टम अब तक नहीं है। पैसों का कोई हिसाब नहीं कि पैसे कहां से आ रहे हैं और पैसे कितने आ रहे हैं और क्या वो ब्लैक मनी है या व्हाइट। इसी के साथ फ्रेंड्स, होपफुली आपको यह भी समझ में आ गया कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है, फंडिंग्स कहां से आते हैं और काइंड ऑफ ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरह से तो रिच बिजनेसमैन ही दुनिया को, अपने देश को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इस मर्की सिस्टम में रहकर भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, ये खुद को अपने रैशनल बुद्धि से खुद ढूंढ कर निकालना होगा। नैरेटिव्स चारों दिशा में फैले हुए हैं और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो ही शायद सबसे ज्यादा इन नैरेटिव्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं। सो बी रैशनल, थिंक क्रिटिकल एंड रिमेंबर द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज व्हाट इज शोन। हाल ही में कुछ ऐसी सिमिलर स्टोरी प्ले हुई CAA को भी लेकर, इतने प्रोटेस्ट होने लगे, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी ब्लाइंड विद्रोह में लग गए जिन्होंने CAA का C भी नहीं पढ़ा था। आपने एक्ट पढ़ा है जरा, मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े। Don't want to discuss details right now and scream on top of my voice. If everything was okay, why would so many people be concerned? बिना पढ़े, बिना समझे, बस अंधाधुंध CAA को अपोज करने लग गए। अब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको हमेशा प्रो और एंटी व्यूज देखना होता है। उसके बिना सिर्फ आंख बंद करके अपोज कर देना इज नॉट द सोल्यूशन एंड नॉट राइट एट ऑल। सो अब ये CAA फंडामेंटली क्या है, ये नया अमेंडमेंट क्या था, क्या ये एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी है, इसे पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। हमने कोशिश की है कि हम कोई जजमेंट नहीं पास करें, हम दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखें, फैक्ट्स आपके सामने रखें, डेटा आपके
सामने रखे ताकि आप खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। सो डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी रैशनल, थिंक क्रिटिकली एंड सी यू अगेन। जय हिंद।